अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम AHN2 से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। इस चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जो कि तकरीबन मुझे पीपीटी तो डिफरेंट नहीं लगी, सेम पीपीटी है, बट कुछ छोटी छोटी उसमें चेंजेस की है। स्टूडेंट्स के मुताबिक जो है वो उनको न्यू पीपीटी चाहिए, न्यू पीपीटी के ऊपर लेक्चर चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। वरना जो पिछले वाला लेक्चर था मुझे वो बहुत अच्छा लगा था और बहुत अच्छी पीपीटी थी उसकी, तो आई होप सो कि आपने वो भी देखा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड पे अभी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है, तो इसमें कार्डियोवास्कुलर यानी कार्डियो मीन्स हार्ट और वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। डिसऑर्डर तो बीमारियां ही होती हैं, यानी इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स की जितने मसले होंगे, जितनी बीमारियां होंगी, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मतलब आप गिन गिन कर थक जाओगे, ठीक है, लेकिन वो बीमारियां खत्म नहीं होंगी। आपके कोर्स में इतनी बीमारियां नहीं है, जो ऐसी है जो बहुत कॉमन है और जो आपको देखने को मिलेंगी, जो आपके रोजमर्रा जिंदगी में, आपके प्रैक्टिस में आपके सामने आएंगी, तो वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की हुई है। ये आपने नहीं सोचना है कि ये हमने सारी जो है वो बीमारियां पढ़ ली है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, यानी इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या क्या है। रिव्यू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो बच्चों को भी पता होता है कि हार्ट क्या है, हार्ट के कितने चैम्बर्स है, कितने वॉल्स है, कितने साउंड्स है, ये वो, ठीक है। खैर, देखेंगे हम एक नजर, वरना इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। ये जो आपको ऊपर कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे ये जो आई का बटन नजर आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख सकेंगे। इसके अलावा डिस्कस द कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, डिफरेंट जो बीमारियां होती हैं और उनके वजूहात, उनके प्रोसेस, किस तरह वो बीमारियां बॉडी में फैलती हैं या हार्ट को अफेक्ट करती हैं, वो पढ़ेंगे। डायग्नोस कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट, और आप कह सकते हो कि ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है, और नर्सिंग प्रोसेस क्या होगा और उसका प्लेन क्या होगा, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आपको कार्डियक डिसऑर्डर्स कुछ बताए हुए हैं, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एन्यूरिज्म आता है, वेरिकोज वेन, वेनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मसले, हाइपरटेंशन, कार्डियक फंक्शन, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, वॉल्वुलर डिजीजेस, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक एंड पेसमेकर, ऐसे कई सारी बीमारियां होती हैं, कई सारे मसले होते हैं जो हमने देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताई गई है, इनसाइड ऑफ द हार्ट एंड आउटसाइड ऑफ द हार्ट। आई होप सो कि आपको पता होगा, वो मैंने आपको जो वीडियो मेंशन की है वो आप देख लें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड ऑफ द हार्ट आपको पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं उनको कहते हैं एट्रियम, जैसे राइट साइड पे होता है तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड पे होता है तो लेफ्ट एट्रियम। ये वाला जो है नीचे की तरफ, इसको कहते हैं वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, फिर हार्ट में ये जो चीज आप देख रहे हो, जहां से मतलब इसके थ्रू पूरी बॉडी से ब्लड आता है, इसको कहते हैं वेना केवा। अगर ये हार्ट के ऊपर से आ रही है तो इसको सुपीरियर वेना केवा कहेंगे, और अगर नीचे से आ रही है तो इसको इंफीरियर वेना केवा कहेंगे। इसमें पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो ब्लड आपके ये जो राइट एट्रियम है यहाँ पे एंटर होता है, ठीक है, यहाँ पे जमा होता है। फिर यहाँ के नीचे एक वॉल लगा होता है, ये जो आप देख रहे हो ये वॉल, ठीक है, और उस वॉल के जरिए ब्लड नीचे की तरफ आता है। इस वॉल को हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, ये लगा, ये आपको नाम दिखाया गया है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो है वो ब्लड आ जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, ये रास्ते के जरिए जो आप देख रहे हो इस तरह जा रहा है, तो एक हिस्सा इसका ये जा रहा है और एक हिस्सा इसका यहाँ ऐसे इसके पीछे से जा रहा है ना, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट में ब्लड लेके जाती है, यानी कि हार्ट में नहीं, सॉरी, हार्ट में से लंग्स में ब्लड लेके जाती है ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ठीक है। ये आपको पता होगा, बट वो चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं। तो वो ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड होता है लंग्स में जाके, तो फिर लंग्स से वापस आता है ये वाला जो चैम्बर है जिसको हम लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, और इसमें वापस आना, ब्लड वापस आता है थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन यहाँ पे मुझे कोई क्लियर नजर नहीं आ रहा कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बट पल्मोनरी वेन के थ्रू उसमें आ जाता है वापस। और फिर जब इसमें ब्लड वापस आ जाता है तो फिर ये नीचे इस और वॉल के जरिए आता है, जिसको हम मेट्रल वॉल कहते हैं या बाइकस्पिड वॉल कहते हैं, ठीक है।
और लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड आ जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो रास्ता निकल रहा है ये वाला, ठीक है, ये ऐसे जा रहा होता है, इसको कहते हैं एवोर्टा। एवोर्टा के जरिए ये पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। अब एक बात जो आपने याद रखनी है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और ये जो एवोर्टा है, इसके स्टार्ट में भी वॉल्स होते हैं, जैसे कि ये वेंट्रिकल जो एट्रियम के बीच में है ना, इन दोनों को मिला के सेमील्यूनर वॉल्स कहते हैं। लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी का वॉल है तो उसको पल्मोनरी वॉल्व अलग कहेंगे, और अगर एवोर्टा का वॉल है तो इसको एवोर्टिक वॉल्व अलग कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों है जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इनको एवी वॉल्व्स कहते हैं, ठीक है। एवी वॉल्व दोनों को मिला के यानी कलेक्टिवली कहते हैं। अगर राइट साइड की बात करेंगे तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, और अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो बाइकस्पिड वॉल्व, अलग अलग नाम भी है उनको, लेकिन दोनों को मिला के एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स कहते हैं, ठीक है। ये हमने बात की है हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की, यानी हार्ट अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है वो आप देख रहे हो। ये एवोर्टा है जो पूरी बॉडी तक ब्लड लेके जाती है, ठीक है। ये आपका सुपीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है। ये आपकी करोनरी आर्टरीज है जो हार्ट के ऊपर से जाती है। करोनरी आर्टरी का काम होता है हार्ट के मसल्स को खुद ब्लड सप्लाई करना, ताकि हार्ट जो है वो काम करता रहे। फिर करोनरी आर्टरी के जो है अपने अपने नाम होते हैं, जैसे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ग्रेट कार्डियक वेन, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, करोनरी साइनस, ये बैक की तरफ होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हार्ट आउटसाइड, जब आप हार्ट को ऊपर से देखते हो ना तो आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा, ये वो सारा प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए जाता है, बीच में वॉल्व होता है, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स तक ना, ये आप देख रहे हो लंग्स तक, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के स्टार्ट में जो वॉल होता है उसका नाम है पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। फिर लंग्स में जब ब्लड जाता है तो लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ऑक्सीजन उसमें शामिल हो जाती है। फिर ब्लड वापस आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहाँ पे पल्मोनरी वेन लिखना चाहिए था, लेफ्ट एट्रियम में फिर लेफ्ट एट्रियम में से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, बीच में जो वॉल होता है उस वॉल का नाम है मेट्रल वॉल्व, या फिर उसको बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एवोर्टा में, और एवोर्टा के स्टार्ट में जो वॉल होता है उसको एवोर्टिक वॉल्व कहते हैं, और एवोर्टा के जरिए पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से जो है वो पूरी सर्कुलेशन होती है हार्ट की। ये आप देख सकते हो, ये डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया गया है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको सही समझ आएगा, ठीक है। खैर, ये तो मतलब बहुत पुराना और छोटे बच्चों का टॉपिक है, तो हमने इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है और ना ही इससे ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे, बट मे भी आ जाए तो मतलब एक नजर आपने देख लेना है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट जो होता है, ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जो हार्ट का पूरा जो कंट्रैक्शन रिदम है और हार्ट का जो पूरा कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का सिस्टम होता है वो यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। हार्ट में ये जो एक चीज आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं एसए नोड, और ये एसए नोड जहाँ से सुपीरियर वेना केवा हार्ट में एंटर होता है ना उसके बिल्कुल साइड में होता है, ठीक है। एसए नोड का मतलब होता है सायानो एट्रियल नोड, ठीक है। ये एसए नोड क्या करता है, ये करंट प्रोड्यूस करता है एक किस्म का, और वो करंट ऐसे नीचे की तरफ आता है, और ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, ये आप देख रहे हो वेंट्रिकल्स के चैम्बर्स को ये कंट्रैक्ट करवाता है। फिर जब वेंट्रिकल्स के चैम्बर्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो उससे ब्लड नीचे की तरफ आने लगता है, और ये करंट, ये एवी नोड है, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये करंट यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आते हैं, जिसको बंडल ब्रांचेस कहते हैं। तो जो राइट साइड पे होता है उसको राइट बंडल ब्रांच कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच कहते हैं, और जो इसके ऊपर एक ही हिस्सा है इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अच्छा, फिर ये राइट बंडल ब्रांच जो है ये राइट वेंट्रिकल में जाके डिवाइड हो जाता है, और लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके डिवाइड होता है, ठीक है। फिर उसको जो है वो परकंजी फाइबर्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा कंडक्शन सिस्टम होता है कि यहाँ से जो है करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट ऐसे जाएगा और वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करवाएगा, एट्रियम जब कंट्रैक्ट होंगे तो फिर वो उससे करंट नीचे की तरफ आएगा, वो वेंट्रिकल्स में जाएगा, और वेंट्रिकल उसकी वजह से कंट्रैक्ट होंगे, ब्लड जो है वो पहले ऊपर से नीचे आएगा, और फिर जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होंगे तो फिर वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। ये इनके डिफरेंट नाम आपको बताए हुए कि कौन कौन से नाम है, खैर आपने एक नजर देखना है, ठीक है। तो इस पूरे कंडक्शन सिस्टम का मतलब ये होता है कि हार्ट कैसे कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, हार्ट में किस तरह कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलता है, हार्ट की धड़कन कैसी चलती है, और ये एसए नोड से शुरू होके एवी नोड
में करंट जाता है, फिर एवी नोड से जो है वो बंडल ऑफ हेस, फिर बंडल ऑफ हेस से राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, फिर ये फर्कंजी फाइबर्स और डिफरेंट जगहों पे जाके जो है वो आप कह सकते हो कि जो हार्ट की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडक्शन सिस्टम कहलाता है। अच्छा, फिर ये कार्डियक टर्म्स आपको बताई गई है जो एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर पता होना चाहिए कि कार्डियक आउटपुट क्या है, जिसको हम कहते हैं CV, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या है? दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर मिनट। एक मिनट में हार्ट जितना ब्लड बाहर की तरफ पंप करता है यानी भेजता है, ठीक है, इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। आउटपुट का मतलब होता है कि एक मिनट में हार्ट जितना ब्लड बाहर की तरफ पंप करता है यानी हार्ट से जितना ब्लड निकलता है उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इट्स द अमाउंट ऑफ ब्लड रीचिंग द टिश्यू, यानी कि बॉडी के टिश्यूज तक जो ब्लड जाता है और हार्ट से निकलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? एक मिनट में, यानी एक हार्ट बीट में या एक धड़कन में नहीं, पूरे एक मिनट में जितना ब्लड जो है वो पहुंच रहा होता है बॉडी की तरफ, ठीक है, उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, यानी आप इसको कैसे मालूम कर सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट कितना है? तो इसको हम मालूम करेंगे HR से। HR मतलब हार्ट रेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय SV, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक बीट में जितना ब्लड निकलता है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, और एक पूरे मिनट में जितना निकलता है उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कार्डियक आउटपुट। यानी फॉर एग्जांपल हार्ट बीट एक मिनट में है 75, ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो हम लेते हैं किसी भी, आपने एक मिनट में जो है 50 ml 70 ml इतना ब्लड जो है वो आपने देखा, तो आप 50 को या मतलब आपका जो हार्ट रेट है 75 मल्टीप्लाइड बाई 50, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इन दोनों को आप वो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो जैसे फॉर एग्जांपल 4200 आया। ठीक है, तो जब 4200 आया तो 4.2 लीटर्स आएगा, यानी इतना ब्लड आपका एक मिनट में हार्ट से निकलता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट। अब ये देखो HR का आपको बताया हुआ है ना, द टाइम्स ऑफ हार्ट रेट, हार्ट कंट्रैक्शन रीच ईच मिनट। ठीक है, यानी कि एक मिनट में हार्ट जितनी दफा धड़कता है उसको कहते हैं हार्ट रेट, जो कि तकरीबन 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, अच्छा, इसका SV स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विद ईच हार्ट बीट, यानी एक हार्ट बीट में हार्ट जितना ब्लड बाहर की तरफ फेंकता है, जो देता है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में फर्क लाजमी याद रखना है। कार्डियक आउटपुट पूरे एक मिनट की बात हो रही होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब एक बीट में। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट क्या होता है? 4 से 8 लीटर होता है, यानी 4 लीटर से लेके 8 लीटर तक हार्ट जो है एक मिनट में ब्लड जो है वो दे रहा होता है, इतने लीटर। ठीक है, अच्छा, इंटरप्रिटेशन मतलब आपको अब पता कैसे चलेगा कि भाई कोई मसला है या नहीं है। अगर लो कार्डियक आउटपुट है, मतलब कार्डियक आउटपुट किसी का 4 से लो आ रहा है, तो इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम है। ठीक है, लेस परफ्यूजन टू द वाइटल ऑर्गन, और वाइटल ऑर्गन यानी हार्ट, लंग्स, किडनीज, ब्रेन, ठीक है, इस तक ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा। तो जब ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो वहां पे मसले हो सकते हैं। अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, मतलब आपका ब्लड ज्यादा पंप हो रहा है, तो इसका मतलब मोर वॉल्यूम है और पॉसिबल कॉज इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, या ये क्या लिखा हुआ है, हाइपर जो भी हाइपर कैल्सीमिया है या इस तरह, ठीक है, प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, तो ये जो है मतलब अगर ज्यादा होगा तो भी मसले होंगे, कम होगा तो भी मसले होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर कंट्रैक्टिलिटी क्या होती है? फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। हार्ट मसल जितना फोर्स लगाते हैं कंट्रैक्ट होने के लिए, ब्लड देने के लिए, उसको कहते हैं कंट्रैक्टिलिटी। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? EF बड़ा मशहूर होता है, ठीक है, और इसको अक्सर जो है वो बार बार सामने आता है। ये परसेंट ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विद एवरी कंट्रैक्शन, जितना ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से हर कंट्रैक्शन में निकलता है उसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन, लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो तकरीबन 50 to 70% होता है। वो हम ml में लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ये हम लेते हैं परसेंट में। ठीक है, 50 to 70% ये नॉर्मल होता है। If the EF is 55, the heart is pumping out 55 of what's inside the left ventricle। अगर किसी बंदे का मतलब
इजेक्शन फ्रैक्शन EF 55% आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो उसके हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ब्लड है उसका 55% बॉडी को जा रहा है, बाकी रह रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो इजेक्शन फ्रैक्शन हम काउंट करते हैं। प्रीलोड क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट एट द एंड ऑफ डायस्टोल। जब हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है, ठीक है, और जैसे ही हार्ट रिलैक्स होता है तो उसके बाद राइट साइड में बॉडी से जितना ब्लड आता है ना, और हार्ट दोबारा कंट्रैक्शन के लिए रेडी होता है, उसको कहते हैं प्रीलोड। आफ्टर लोड क्या होता है? प्रेशर दैट द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप अगेंस्ट द रेजिस्टेंस इट मस्ट ओवरकम द सर्कुलेट ब्लड। ठीक है, मतलब ये कि हार्ट जब ब्लड पंप कर रहा होता है और उसको पंप करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल जितना फोर्स लगाता है, जितना प्रेशर लगाता है, ठीक है, ताकि ब्लड वो आगे जाए और वो पूरी बॉडी में पहुंच जाए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आफ्टर लोड। ठीक है, क्लिनिकली मेजर्ड बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ज्यादातर जब हम आफ्टर लोड की बात करते हैं तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ना 120/80, तो 120 जो है वो 120 mm ऑफ Hg जो है, तो 120 ज्यादातर आफ्टर लोड की हम बात करते हैं। तो ये कुछ मेडिकल टर्म्स है, कार्डियक टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। कार्डियक आउटपुट क्या है, कंट्रैक्टिलिटी क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन, प्री लोड, आफ्टर लोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारी चीजें पता हो। अच्छा, वो जो पिछला लेक्चर था उसमें भी ये सारी चीजें हैं, वो पीपीटी ज्यादा अच्छी थी, बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह S1 S2 के जो साउंड थे वो एथियोवेंट्रिकुलर AV वॉल्स के क्लोज होने की वजह से आते हैं। जब AV S1 साउंड आता है तो ट्राइकस्पिड वॉल और मेट्रल वॉल जब क्लोज होते हैं ना AV वॉल, तो उसकी वजह से साउंड आता है S1। ठीक है, और जब पल्मोनरी और एवोर्टिक वॉल क्लोज होते हैं तो उसकी वजह से साउंड आता है S2। ये नॉर्मल साउंड होते हैं। एबनॉर्मल साउंड कौन से होते हैं? S3 अर्ली डायस्टोल एंड रैपिड वेंट्रिकल फिलिंग, मतलब जब वेंट्रिकल बहुत ज्यादा जल्दी फिल होते हैं और प्रॉपर टाइम उसको नहीं मिलता तो उसको S3 साउंड उसमें एक और आएगा। और S4 क्या होगा? लेट डायस्टोल एंड हाई एट्रियल प्रेशर फोर्सिंग ब्लड इनटू अ स्टिफ वेंट्रिकल। और जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है आर्टरीज में, ठीक है, और उसमें जो है आर्टरीज में नहीं, सॉरी, एट्रियम में जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, और हार्ट जो है प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होता, रिलैक्स होने में टाइम ज्यादा लगाता है, तो फिर एक और एबनॉर्मल साउंड आता है जिसको हम S4 कहते हैं। तो S3 और S4 साउंड जो है वो एबनॉर्मल साउंड होते हैं, एक्स्ट्रा हार्ट साउंड इसको कहते हैं, और ये दोनों नॉर्मल है। ठीक है, ये वॉल के क्लोज होने की वजह से आते हैं। सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, ये तो आपको पता होंगे ना। सिस्टोल वेंट्रिकुलर पंप इजेक्शन, जब ब्लड बाहर की तरफ जाता है, वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होते हैं और ब्लड बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हार्ट सिस्टोल होता है, यानी कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जब डायस्टोल होता है तो वेंट्रिकुलर या वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, वो फिल हो रहे होते हैं, तो हार्ट के रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहेंगे, कंट्रैक्शन को सिस्टोल कहेंगे, आप ये समझो। ठीक है, और ये इस तरह सिस्टोल डायस्टोल इस तरह चलता रहता है। ठीक है, अच्छा, कॉजी रेड जो बताया हुआ है, कॉजी कंट्रैक्ट जी सिस्टोल। ठीक है, मतलब हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स होगा, इसी पैटर्न में कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा होता है। अच्छा, ये अभी आपको कुछ डिजीजेस बताई गई हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी जैसे कि नाम से पता चलता है कि कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट के मसल्स को खुद ब्लड सप्लाई करती है। ये आप देख रहे हो ऊपर, हार्ट के ऊपर की जो आर्टरी होती है इनको क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो इसका पैथोलॉजी इसकी क्या है? डैमेज इन द कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। जब कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, किस वजह से? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, यानी उसमें फैट्स जमा होने की वजह से। जब हार्ट के आर्टरीज में फैट जमा हो जाए या वो सख्त हो जाए, ठीक है, उसमें वो लचक ना रहे, इलास्टिसिटी ना रहे, तो इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अच्छा, अब एथेरोस्क्लेरोसिस की अलग से आपको डेफिनेशन बताई गई है कि इट इज अ प्लेक build up that happens over time on the blood vessel wall। जब ब्लड वेसल के अंदर ये प्लेक्स, ये चीजें इस तरह की जो येलो कलर की है, जब ये डेवलप होती है, ये जमा होती है, और इसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं और उसमें ब्लड प्रॉपर ट्रेवल नहीं कर पाता। ठीक है, और हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है ये बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इट कॉजेज नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल एंड लिमिट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। इसकी वजह से ब्लड वेसल नैरो हो जाते हैं, यानी छोटे हो जाते हैं, और जब ब्लड वेसल रास्ता कम होगा तो उसमें ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा। जब ब्लड प्रॉपर नहीं जाएगा तो हार्ट को ब्लड मिलेगा नहीं सही से, तो उसकी वजह से
हार्ट अटैक के मसले हो सकते हैं, दूसरे मसले हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस कहते हैं, CAD। अच्छा, द प्लेग में रप्चर कॉजिंग थ्रोम्बस क्लॉट्स इन में ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो लीडिंग टू इन एक्यूट MI। अब ये प्लेग, ये जो मतलब जो मसला आया है, जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल्स है ये फट सकता है, रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से क्लॉट वगैरह बनेंगे, क्लॉट बनेंगे या फिर वो फट गया तो आगे ब्लड जाएगा नहीं, वो तो ऐसे ही मतलब रास्ता खराब हो गया, ठीक है, तो ब्लड जाएगा नहीं, तो उसकी वजह से एक्यूट MI यानी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। आसान जबान में मैं आपको बताऊं तो करोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, ये एक ऐसा मसला है जब हार्ट के जो आर्टरीज है, जो करोनरी आर्टरीज है, वो जब तंग हो जाती है या वो ब्लॉक हो जाती है फैट्स जमा होने की वजह से या किसी भी दूसरे मसले की वजह से, ठीक है, और उसकी वजह से हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, जब ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट में मसले आ जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं करोनरी आर्टरी डिजीजेस। अच्छा, अब ये रिस्क फैक्टर क्या है, यानी ये होती क्यों है, किस वजह से होती है। पहले नॉन मॉडिफाइड, जिसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, अगर ये चीजें हैं तो वो होनी ही है, ठीक है। एज की वजह से होता है, अक्सर जेंडर जैसे मेल में ये चीज ज्यादा होती है, किसी किसी की रेस यानी नस्ली बीमारी, खानदानी मसला होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है। मॉडिफाइबल मतलब ये कि जिनको आप अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यानी उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो। डायबिटीज, आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपको शुगर है तो आपको ये हार्ट के मसले हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर नहीं है तो नहीं हो सकता, ठीक है, अब ये आपके कंट्रोल में है। इसी तरह हाइपरटेंशन, जो आप जिसको कंट्रोल करके चलोगे तो अच्छी बात है, मसले नहीं होंगे। स्मोकिंग नहीं करोगे तो चांसेस कम है। ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी यानी कुछ काम शाम नहीं करना। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी जो डिफरेंट मैदे के मसले, शुगर के मसले, लिवर के मसले, इंटेस्टाइन्स के मसले, ठीक है, इस तरह के मसले अगर हो तो उसकी वजह से ये चीज हो जाएगी, ठीक है। डायग्नोज क्या है, यानी डायग्नोज मतलब ये कि आप मालूम कैसे करोगे कि बंदे को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है। तो पहले एलडीएल जो है वो लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत खतरनाक शुगर होते हैं, शुगर नहीं सॉरी लिपिड्स, ठीक है, चर्बी। अगर ये बढ़ जाते हैं, जैसे ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ये बढ़ गया, तो अगर ये बढ़ जाते हैं तो ये एक मसला हो सकता है, ब्लड टेस्ट से आपको पता चलेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ गया या ट्राइग्लाइसराइड बढ़ गया तो मसला है, ठीक है। या HDL हाई डेंसिटी लिपिड्स, अगर ये कम हो गया, जो अच्छे शुगर आ रहा है बार बार, जो अगर अच्छे लिपिड्स है, अगर ये अच्छे हो गए, ठीक है, मतलब ये अच्छे लिपिड्स अगर कम हो गए तो ये भी मसला हो सकता है, ठीक है। EKG ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होती है, मतलब ECG जिसको हम कहते हैं, ठीक है, असेस फॉर चेंजेस इन ST सेगमेंट ECG आपने अगर देखा है, अगर उसके ST सेगमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो भी हमें एक इशारा दे रहा होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की तरफ, ठीक है। इसी तरह अगर किसी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है या किसी को कार्डियक कैथेटराइजेशन है, यानी ऑलरेडी कोई एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी इस तरह की चीजें हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये मसले हो सकते हैं। अच्छा, ये बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का आपको बताया गया है, इसका नॉर्मल रेंज, यानी जो LDL होता है ना, जो लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, ये 100 से कम होना चाहिए, 100 मिली mg/dl से कम होना चाहिए, ठीक है। ट्राइग्लाइसराइड भी 150 से कम होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है, यानी इन दोनों को मिला के जो है वो तकरीबन 200 से कम या 200 तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो 60 से कम होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए, सॉरी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 60 से कम हो गया और ये अपने इन रेंजेस से ज्यादा हो गए तो ये मसला करेगा, ठीक है, ये इसकी वजह से जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी। अच्छा, साइन सिम्टम क्या है, किसी को मतलब ये चीज है, किसी को ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उसको कौन कौन से मसले हो सकते हैं। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, अक्सर उसको ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन चेस्ट पेन, जैसे आपने पैथोफिजियोलॉजी में एंजाइना के बारे में पढ़ा, चेस्ट पेन अक्सर उसको ठंडे पसीने आते हैं, दर्द होता है, सांस तेज हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इधर उधर होता रहता है थोड़ा बहुत, तो ये साइंस एंड सिम्टम होते हैं, ठीक है। LDL और HDL, LDL मतलब वी वांट लो, हमें कम मकदार में चाहिए होता है LDL, और HDL वी वांट हाई, इसको हमें ज्यादा मकदार में चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है,
इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, यानी स्किन के ऊपर से एक कैथेटर टाइप पास करते हैं, वो जाता है और जिस कोरोनरी आर्टरी में मसला हो उसी में एक बलून टाइप फुला देते हैं, वो जो रास्ता बंद हो चुका होता है पहले वो खुल जाता है और ब्लड फ्लो जो है वो जाने लगता है, तो चीज सही हो जाती है। ठीक है, मेडिकेशन में एंटीप्लेटलेट्स यानी क्लॉट को खत्म करने वाली या क्लॉट ना होने देने वाली मेडिकेशन देते हैं, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मलाइज करती है ऐसी दवाइयां देते हैं। ठीक है, स्टैटिन्स वगैरह ये ब्लड प्रेशर के लिए होती हैं, बाइल एसिड्स सिक्वेस्ट्रेंट्स सॉरी, इस तरह की चीजें होती है, मतलब दवाइयां हैं, ठीक है, जो यूज होती है उसमें। हेल्थ एजुकेशन जाहिर है पेशेंट को आप दोगे कि भाई आप सैचुरेटेड फैट्स कम लें, यानी घी वगैरह जो होते हैं ना, डालडा और इस तरह की चीजें वो कम लें, फाइबर, सलाद और इस तरह की चीजें ज्यादा लें। कौन कौन सी चीजें आपने करनी है, किन चीजों का ख्याल रखना है कि आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपने देखते रहना है, शुगर को और ब्लड प्रेशर को आपने अपना मेंटेन रखना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, काम करते रहना है, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है, और अगर वेट बहुत ज्यादा है तो वेट को आपने कम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपने उस मरीज को गाइड करनी है और उसको बतानी है उसके रिलेटेड, उसके मसले के रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आपको जो दूसरा मसला बताया गया है दैट इज एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या है? एसेंडिक अॉर्टिक एन्यूरिज्म और आफ्टर सर्जरी, ये जो है उसमें मसला था। ठीक है, हमने ट्रीट किया तो फिर ये इस तरह का आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज चेंज की है। अब एन्यूरिज्म होता क्या है, देखो, एन्यूरिज्म इज अ बल्ज इन द वॉल ऑफ एन आर्टरी। एन्यूरिज्म फॉर्म व्हेन देयर इज अ वीक एरिया इन द आर्टरी वॉल, मतलब ये देख रहे हो, ये आर्टरी जो है बाहर की तरफ थोड़ी सी बाहर की तरफ आई हुई है ना, फूल गई है, जैसे स्वेल हो गई है। तो ये कब होता है? जब आर्टरी वॉल में कोई भी वीक एरिया हो, यानी वो पतली हो जाए, उसमें कोई मसला आ जाए, वीकनेस आ जाए, और वहां से जो है वो ब्लड जब गुजर रहा होता है तो वहां से बाहर की तरफ आता है। ठीक है, जैसे एक जगह स्वेल हो जाती है, तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता स्वेल होता जाता है और वीक होता जाता है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये फट जाएगा और उसकी वजह से मसला हो सकता है। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन हो कि आर्टरी वीक हो जाए, उसके वॉल कमजोर हो जाए और कभी भी वो फट सकते हैं, ठीक है, इस चीज को एन्यूरिज्म कहते हैं। ठीक है, अनट्रीटेड एन्यूरिज्म कैन बर्स्ट ओपन, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये बर्स्ट हो जाएगा यानी फट जाएगा और इसकी वजह से अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह दे कैन ऑल्सो कॉज ब्लड क्लॉट्स दैट ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड इन योर आर्टरी, और इसकी वजह से क्लॉट्स भी बन सकते हैं जो आगे जाके ब्लड को रोकेंगे, ब्लड आगे जाएगा नहीं, तो फिर उसकी वजह से दूसरे बड़े मसले बनेंगे। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द एन्यूरिज्म अ रप्चर और क्लॉट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अब ये डिपेंड करता है कि ये एन्यूरिज्म है कहाँ पे। अगर ये किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड फ्लो जरूरी है, जैसे ब्रेन, अगर ब्रेन के किसी आर्टरी में एन्यूरिज्म है और ब्रेन का वो आर्टरी जो है वो फट गई, ब्रेन को ब्लड मिलना बंद हो गया, तो ब्रेन खत्म हो जाएगा एंड इट कैन लीड टू डेथ। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। हार्ट में है तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक हो सकता है, अगर उसको है, लंग्स को है या किडनीज को है तो भी बड़े मसले हो सकते हैं। तो एन्यूरिज्म कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग अगर ये किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो ऑर्गन वाइटल ऑर्गन है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो है वो साइन सिम्टम क्या होंगे कि लाइट हेडेड, आपको चक्कर आते हैं, रैपिड हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, चेस्ट में हो सकता है या एब्डोमेन में यानी पेट में या पीछे की तरफ हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि एन्यूरिज्म है कहाँ पे, तो जहाँ पे एन्यूरिज्म होगा उसी जगह पे आपको दर्द महसूस होगा। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉलोइंग अ सीवियर हेडेक, और अगर कभी सर में बहुत ज्यादा, जैसे सर को, ब्रेन को ब्लड प्रॉपर नहीं मिल रहा तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा और इतना शदीद दर्द होगा कि उसकी वजह से बंदा बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके साइन सिम्टम्स होते हैं। कॉजेज, वजूहात क्या होते हैं एन्यूरिज्म के? एथेरोस्क्लेरोसिस, जो अभी हमने पढ़ा कि आर्टरी नैरो हो गई है, या कोई फैमिली हिस्ट्री है, या ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, या उस जगह पे कोई इंजरी, कोई मसला हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये मसले हो सकते हैं। डायग्नोज कैसे करेंगे? सिटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, एंजियोग्राफी हार्ट में जाके एक कैमरा टाइप इंसर्ट करते हैं, उसके के थ्रू पता चलता है, और अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी पता चलता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये तो खैर दूसरी चीज है, बट एन्यूरिज्म जो है वो पहले बताया। नंबर 3 जो डिजीज इसमें बताई गई है दैट इज कॉल्ड वेरिकोज वेन।
अब ये आप देख रहे हो, बहुत सारे लोगों का आपने शायद देखा होगा इस तरह के पाँव के मसलों के साथ, ठीक है। वेरिकोज वेन कहते हैं इसको। अब इसको हम देखेंगे कि ये क्या चीज है। वेरिकोज वेन आर इंक्रीज फोल्डेड वेन दैट यूजुअली अपीयर राइट बिलो द स्किन सरफेस स्पेशली इन द लेग्स। वेरिकोज वेन क्या होते हैं, ये आपको लग रहा होगा कि ये वेन ऐसे फोल्ड हो चुके हैं ना, आप देख रहे हो ऐसे फोल्ड हो चुके हैं जैसे कपड़े एक दूसरे ऊपर बंधा रखता है, ठीक है। तो ऐसे फोल्ड वेन आपको नजर आएंगे, ठीक है। और ये ज्यादातर लेग्स में होते हैं, यानी पाँव में होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये आपको बिल्कुल स्किन के नीचे नजर आएंगे, ये ना आपको साफ साफ बिल्कुल नजर आएगा, ठीक है। इस चीज को वेरिकोज वेन कहते हैं। अच्छा, दीज आर व्हेन वॉल इनसाइड द वेन्स आर वीक और डैमेज देयर बाय पुलिंग ब्लड एंड स्वेलिंग द वेन, ठीक है। इसमें होगा क्या कि आपको पता है कि वेन के अंदर भी हमारे वॉल होते हैं ना, वॉल्स। अब जब वो वॉल खराब हो जाए, रप्चर हो जाए, मसले हो जाए उसके अंदर, ठीक है, तो क्या होता है कि वो ब्लड आगे जाता नहीं है, वो उस जगह के अंदर क्लॉट होने लग जाता है, जमा होने लगता है, ठीक है। मतलब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पे जमा होगा ना। अब जब ये जमा होगा तो ये वेन जो है फूलना शुरू हो जाएगा। जब ये फूलेगा तो आपको इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, pressure increase in the vein due to this pooling making them emerge blue or purple appearance। अब जब प्रेशर उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा तो ये इस तरह बाहर की तरफ आएंगे, वो बिल्कुल फुल हो जाएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से आपको वो बिल्कुल ब्लू या पर्पल नजर आएंगे बाहर से, ठीक है। वेरिकोज वेन और ऑफन कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, बट these can also cause discomfort like pain, heaviness, itching or swelling in the leg। इसकी वजह से मतलब ज्यादातर आपको दर्द होता है, हैवीनेस, पाँव जो है वो बारी बारी फील होते हैं, कभी कभी आपको खारिश होती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा, ठीक है। और इसको ट्रीट कर सकते हैं, बट अगर आप टाइम से पता चले। कुछ लोगों के लिए मतलब कुछ लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है, बट इट इज नॉट नॉर्मल। अच्छा, कॉजेज और रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, यानी इसकी वजह से कौन कौन सी वजूहात होती हैं। इसके कई सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, जैसे कि एज, अक्सर मेल में ये चीज ज्यादा होती है, जेंडर, जाहिर है मेल, और जेंडर एज ज्यादातर ओल्ड एज 50-60 में होता है। जेनेटिक्स में भी अक्सर अगर आपके खानदान में ये मसला है, या कोई बंदा बहुत ज्यादा ओबीस है, कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट है, या कोई ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा टाइम तक बैठा रहता है या खड़ा रहता है, ठीक है, तो उसके साथ ये मसले वेरिकोज वेन वाले हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। ओबेसिटी है तो वजन कम करें, स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल वगैरह ना पिएं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो एक्सरसाइज शुरू करें, खड़े रहते हैं तो थोड़ा अपना माहौल, अपना वो चेंज करें, ठीक है। कंप्रेशन स्टॉकिंग यानी आप बहुत ज्यादा टाइट जीन्स, टाइट जुराब वगैरह इस तरह की चीजें, सॉक्स पहनते हैं, ठीक है। मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, वो क्या कहते हैं, ये सॉरी, ये कंप्रेशन स्टॉकिंग, ये हाँ मैंने गलत बता दिया, ये कंप्रेस करते हैं, मतलब उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालते हैं, ठीक है। मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर, उसमें जो है थोड़ा थोड़ा ऐसा करते हैं इन्वेसिव कि बहुत कम, कोई नीडल वगैरह लगाते हैं, उसके थ्रू वो ब्लड फ्लो में हेल्प करते हैं, ठीक है। या फिर सर्जरी होती है तो सर्जरी के थ्रू, तो मतलब वो लास्ट ऑप्शन होता है, बट इट कैन बी ट्रीटेड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो भी इसी के रिलेटेड ही है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीवीटी, ठीक है। अब देखो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या है, अकर व्हेन अ ब्लड क्लॉट डेवलप इन द डीप वेन स्पेशली इन द लेग्स। अ ब्लड क्लॉट इज अ क्लस्टर ऑफ ब्लड दैट टर्न्स इनटू अ सॉलिड फॉर्म। जब हमारे पाँव के अंदर वेन जो होते हैं, उस वेन में अंदर की तरफ से यानी काफी डीपली जो है क्लॉट बनना शुरू हो जाए, ठीक है, उसके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाए और उससे क्लॉट बने, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है उसको कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस वर्ड का मतलब भी क्लॉट होता है, ठीक है। तो जब वेन के अंदर क्लॉट बनते हैं और वो क्लॉट बिल्कुल अंदर हो और इसकी वजह से इस तरह के मसले बने, दैट इज कॉल्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। अब these clots and DVT develop beneath the deep vein in the muscles. This formation is more threatening than those of the surface vein। अब ये चीज जो है ज्यादातर बिल्कुल नीचे की तरफ होती है, आमतौर पर हमें नजर भी नहीं आती, ठीक है। और ये जो पीछे हमने पढ़ा ना कि बिल्कुल स्किन के नीचे और इस तरह के होते हैं, ये उससे कई ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये आपको शुरू में पता नहीं चलता, आपको नजर नहीं आता ना। तो जब बहुत ज्यादा मसले हो जाते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, फिर जाके पता चल जाता है, ठीक है। कॉजेज क्या होते हैं, स्टैंडिंग और सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, जो हमने बता दिया कि उसकी वजह से ब्लड फ्लो इधर उधर हो सकता है। इंजरी और मेजर सर्जरी स्पेशली इन द लेग्स और वेन।
अगर कभी आपके पाँव पे कोई इंजरी हुई है या कोई सर्जरी हुई है, बड़ी सर्जरी, तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि ब्लड क्लॉट हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, कंट्रासेप्टिव पिल्स और कीमोथेरेपी ड्रग्स। कंट्रासेप्टिव पिल्स जो औरतें लेती हैं अक्सर, ऐसी दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी को रोकती है ना, तो उसकी वजह से भी अक्सर ये, या कीमोथेरेपी ड्रग्स, जो लोग कैंसर का इलाज करते हैं कीमोथेरेपी वगैरह पे होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये एक साइड इफेक्ट के तौर पर ये मसला हो सकता है। और एक ओबेसिटी, जाहिर है ओबेसिटी की वजह से भी ये चीज हो सकती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी अलामात क्या होते हैं? एक स्वेलिंग, जाहिर है वो स्वेलिंग आकर इन वन लेग एंड कुड फील वार्म ऑन टचिंग। एक पाँव में, जाहिर है अगर एक पाँव में मसला है तो एक पाँव में स्वेलिंग होगी, और आप जब उसको टच करोगे तो वो थोड़ी सी गर्म महसूस होगी, ठीक है, जो टांग होती है। अच्छा, पेन, दर्द, जाहिर है दर्द होगा, और डिस्कलरेशन, कलर उसका चेंज हो जाएगा, जैसे रेडिश होगा या थोड़ा सा ब्लूइश कलर का पाँव हो जाएगा। ट्रीटमेंट उसका क्या होगा कि मेडिकेशन देंगे, डीवीटी एज अ ब्लड थिनर देते हैं, यानी ब्लड को पतला करने वाली दवाइयाँ, ताकि वो क्लॉट से गुजर जाए और कम एरिया में भी गुजर जाए, ठीक है। कंप्रेशन स्टॉकिंग, मतलब ऐसे दबाते हैं, आप कह सकते हो कि अभी जो हमने बात की कि जैसे मसाज करते हैं ना, तो उसकी वजह से भी वो ब्लड फ्लो बेहतर हो सकता है। थ्रोम्बोलाइसिस और थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बोलाइसिस मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कि ब्लड को खत्म करें, क्लॉट को खत्म करें, या फिर क्लॉट को तोड़ने के लिए हम अक्सर कोई कैथेटर वगैरह पास करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सम केसेस कैथेटर इज इंसर्टेड इन अफेक्टेड वेन टू डिसॉल्व क्लॉट। मतलब उसमें कैथेटर पास करते हैं, वो कैथेटर के थ्रू ही वो क्लॉट जो है उसको तोड़ देते हैं, और वो क्लॉट जो है वो यहाँ रिमूव कर देते हैं और खत्म हो जाता है। इन केसेस वेयर चांसेस ऑफ क्लॉट माइग्रेशन आर हाई, IVC फिल्टर इज इंसर्टेड टू प्रिवेंट पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। और जहाँ पे हमें लगता है कि वो क्या कहते हैं, वो क्लॉट जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और उसको हम खत्म नहीं कर सकते, तो फिर IVC फिल्टर, इंट्रावेनस कैथेटर जो है वो अंदर डालते हैं, और उसके थ्रू वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है, या फिर आप कह सकते हो जो क्लॉट है, उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमारा हाइपरटेंशन और इसका एक जो है वो पार्ट खैर हो गया है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, डीवीटी पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट हाइपरटेंशन, और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।